नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो असम में अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को रेड अलर्ट मिल गया है। उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। पीएम मोदी ने असम में घुसपैठियों के खिलाफ गजब की गर्जना की है। उन्होंने असम को बर्बाद करने वाली इस घुसपैठ का वो ऐतिहासिक सच बता दिया है जिस पर इस देश में कम ही चर्चा होती है। उन्होंने असम के उस नायक के बारे में भी बताया जो सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ खड़ा हुआ था। और पीएम मोदी ने उन खलनायकों के बारे में भी बताया है जिन्होंने घुसपैठियों को एक वोट बैंक के तौर पर तैयार किया। इसलिए आज पूरा सच में हम बताएंगे कि हकीकत में असम में घुसपैठ और इसकी वजह से हुए मुस्लिम जनसंख्या के विस्फोट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, और किसने रची थी ये साजिश, जो आजादी के तत्काल बाद ही शुरू हो गई थी। और इसका लक्ष्य था पूरे असम को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिला देने का। लेकिन ये साजिश आज भी खत्म नहीं हुई। आज पूरा सच में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ असम के खिलाफ रची गई इस साजिश को बेनकाब करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर असम में कितने बांग्लादेशी हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। वैसे तो विदेशी घुसपैठ पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन इस अभिशाप की सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी एक राज्य ने चुकाई है तो वो है असम। लेकिन अब असम में घुसपैठियों का अंत निकट है, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में जाकर घुसपैठियों के खिलाफ अपनी सरकार की कठोर नीति के प्रण को फिर से दोहराया है। इस शनिवार और रविवार को 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एयरपोर्ट टर्मिनल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, और इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। अब उन्होंने अपने इस भाषण में एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रियाओं से दूर रखना है, लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें इन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया, और इस मौके पर पीएम मोदी ने असम के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर असम को देश से अलग होने से बचाया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्लान बना रहे थे, तब कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। पीएम मोदी ने जो कहा है, आज उसका पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ पहली जंग लड़ने वाले भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई आखिर कौन थे। लेकिन पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी, और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया।
तो सुना आपने, पीएम मोदी ने असम के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलई के महान योगदान को किस तरह से याद किया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उनके इस महान योगदान की हमेशा अनदेखी की गई। बोरदोलई ने कांग्रेस के वो नेता थे, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में उन्हें भुला दिया गया। यहां तक कि भारत माता के इस महान सपूत को भारत रत्न भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं, बल्कि 1998 में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने दिया। इसलिए आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ पहली जंग लड़ने वाले भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलई आखिर कौन थे। दरअसल बोरदोलई स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 1930 के दशक में ही असम की संस्कृति को बचाने का अभियान भी छेड़ दिया था। वो पहले ऐसे नेता थे जो असम में होने वाले डेमोग्राफिक चेंज को पहचान गए थे। दरअसल उस दौर में जिन्ना की मुस्लिम लीग अंग्रेज सरकार की मदद से बाहर के मुसलमानों को असम में बसा रही थी, जिसका बोरदोलई ने जमकर विरोध किया। 1938 में जब बोरदोलई पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा बसाए गए लोगों को बाहर निकालने की मुहिम चलाई। बोरदोलई जानते थे कि असम में मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर जिन्ना की मुस्लिम लीग एक दिन असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने के प्लान पर काम कर रही है, और बोरदोलई का डर सही निकला। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन का जो मकसद था वो भारत की आजादी और नई सरकार बनाने का रास्ता निकालना था। भारतीय नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद कैबिनेट मिशन ने एक प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक भारत में एक केंद्र सरकार होगी और उसके नीचे राज्यों के 3 समूह होंगे, ए, बी और सी। ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेकर तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ग्रुप सी में पूर्वी भारत के 2 राज्य यानी बंगाल और असम को एक साथ मिलाकर रख दिया गया। समस्या यह थी कि असम और बंगाल की आबादी को मिला देने पर, इनका पूरी तरह से मिश्रण कर देने पर यह ग्रुप सी मुस्लिम बहुल समूह बन जाता था। इससे बंगाल के साथ साथ असम पर भी हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम लीग का प्रभाव हो जाता, जबकि असम में उस समय 70% आबादी हिंदुओं की थी। लेकिन दुर्भाग्य से असम की समस्या की अनदेखी करते हुए कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्लान को स्वीकार कर लिया। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलई ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ जाकर पूरे असम में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। बोरदोलई की इस जिद के आगे न केवल गांधी जी को झुकना पड़ा, बल्कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्लान को ही रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह गोपीनाथ बोरदोलई की दूरदृष्टि ने असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया। लेकिन सोचिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि उनके इस महान योगदान से देश के ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो इस तरह से हमने आपको गोपीनाथ बोरदोलई के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए उन लोगों का पूरा सच जानना भी बहुत जरूरी है जिन्होंने असम की डेमोग्राफी को बिगाड़ने की शुरुआत की, जिन्होंने असम को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने के बीज बोए। और इस काम को करने वाले का नाम था सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इस मियां सादुल्ला को नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना कहा जाता था। दरअसल 1940 के दशक में असम में मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकार थी और इसके मुखिया थे मुस्लिम लीग के बड़े नेता सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसी सादुल्ला ने बड़ी तादाद में बाहरी मुसलमानों को असम में बसाया। दरअसल मोहम्मद सादुल्ला का प्लान बहुत सिंपल था। वो असम को मुस्लिम बहुल बनाकर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिलाना चाहता था, और इसके लिए मोहम्मद सादुल्ला ने अपने आका जिन्ना के लिए तन मन धन से प्रयास किया। सादुल्ला ने असम में अनाज उत्पादन बढ़ाने के नाम पर बाहर के मुसलमानों को, जो मुस्लिम किसान थे, उनको असम में बसाया। लेकिन दरअसल यह अन्न उत्पादन योजना नहीं, बल्कि मुस्लिम आबादी उत्पादन योजना थी, जिसका जिक्र तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने भी किया था। खैर, अब हम आपको आगे जो पूरा सच बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप न केवल हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का यह असमी चेला सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला पाकिस्तान बनवाने के बाद पाकिस्तान चला गया होगा, तो आप गलत हैं।
वो मरते दम तक हिंदुस्तान और असम में ही रहा। सोचिए, मोहम्मद सादुल्लाह ने पहले तो असम में मुसलमान बसाए, फिर पाकिस्तान बनवाया, और जब भारत आजाद हो गया तो मियां सादुल्लाह पाकिस्तान ना जाकर भारत की संविधान सभा में, जी हां, भारत की संविधान सभा में आकर बैठ गया। इतना ही नहीं, आजादी के महज 14 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को नेहरू सरकार ने इस मोहम्मद सादुल्लाह को भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य भी बना दिया। जी हां, वही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे और जिस कमेटी को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और सोचिए, उसमें जिन्ना का यह चेला मोहम्मद सादुल्लाह भी शामिल था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आजादी के बाद असम में डेमोग्राफी को बिगाड़ने का खेल बंद हो गया होगा, तो आप फिर से गलत हैं। आजादी के बाद असम में किस तरह से अवैध घुसपैठियों को बसाया गया, इसका पूरा सच भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि असम में कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को सुरक्षा दी जिन्होंने जंगल और जमीनों पर कब्जा कर लिया। इससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा हो गया है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। तो पीएम मोदी ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही असम में घुसपैठियों को बसाने की खुली छूट दे दी थी। तो आइए अब पीएम मोदी के इस दावे का भी पूरा सच जान लेते हैं। दरअसल आजादी के तत्काल बाद भी अवैध मुस्लिम घुसपैठ के खिलाफ असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का संघर्ष जारी रहा। सोचिए, बंटवारे के बाद मोहम्मद सादुल्लाह जैसे असम के मुस्लिम लीग के नेताओं और उनके समर्थकों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था या उन्हें भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन हो रहा था इसका उल्टा। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से बड़ी तादाद में मुसलमान असम आ रहे थे, क्योंकि उन्हें असम को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। और इसका सबूत मिलता है असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के एक पत्र से, जो उन्होंने आजादी के सिर्फ 9 महीने बाद देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखा था। 5 मई 1948 को बोरदोलोई लिखते हैं कि आदरणीय सरदार पटेल जी, असम में हिंदू शरणार्थियों का आना तो समझ में आता है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थियों के आने से बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो रही है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि विभाजन के पहले पाकिस्तान की असम में रुचि थी। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यदि असम को भारत का अंग बनाए रखना है तो मुस्लिम घुसपैठ को रोकने के लिए हमें बल प्रयोग की अनुमति दी जाए। ये गोपीनाथ बोरदोलोई ने सरदार पटेल को पत्र लिखा था 1948 में। तो असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के इस पत्र से साफ हो जाता है कि आजादी के कुछ दिनों बाद ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए असम में दाखिल होने लगे थे। 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे। इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था, उसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर। और इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय वल्लभ भाई,
आपने पूर्वी पाकिस्तान से असम जाने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में मुझे पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। नेहरू आगे लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन इनकी यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर यह रोजगार ढूंढने वाले लोगों की भी आवाजाही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए ही तो दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। सोचिए, यह थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री की महान सोच। तो एक तरह दिल्ली में नेहरू सरकार इस घुसपैठ को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ 1950 में असम में पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलई का निधन हो गया था। इसके कुछ दिन बाद सरदार पटेल भी चल बसे, यानी अब असम में रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और इसी दौर में घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए असम कांग्रेस में एक ऐसे नेता का उदय होता है जिसका पूरा सच जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, और उसका नाम है मोइनुल हक चौधरी। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि आजादी से पहले मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे। इतना ही नहीं, वो मुस्लिम लीग के यूथ फ्रंट के महासचिव होने के साथ साथ कुछ समय के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे थे। आजादी से पहले मोइनुल हक चौधरी ने अपने आका जिन्ना से यह वादा किया था, जो कागजों पर दर्ज है। वो वादा यह था कि वो पूरे असम को चांदी की तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को सौंप देंगे। अगर आपको लगता है कि जिन्ना का यह चेला पाकिस्तान बनने के बाद अपने आका जिन्ना के पास चला गया होगा, तो आप फिर गलत हैं। आजादी के बाद मोइनुल हक चौधरी मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने असम कांग्रेस के एक बड़े नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का दामन थाम लिया। मोइनुल हक चौधरी 5 बार विधायक बने, जी हां 5 बार, और 1967 में जाकर असम सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जिन्ना के इस चेले को 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और मोइनुल हक चौधरी देश के औद्योगिक विकास मंत्री बना दिए गए। कितने अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति जिन्ना का पर्सनल सेक्रेटरी था, एक दिन इस देश का मंत्री बन गया, वो भी केंद्र में। मोइनुल हक चौधरी की असम को लेकर क्या सोच रही होगी, इसका जिक्र मिलता है असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की एक रिपोर्ट में, जो उन्होंने 8 नवंबर 1998 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने विस्तार से असम में होने वाली अवैध घुसपैठ पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा ने मोइनुल हक चौधरी के बारे में लिखा था कि जब देश के बंटवारे की मांग हो रही थी, तो यह माना जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल के साथ साथ असम को भी मिला लिया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव मोइनुल हक चौधरी, जो आजादी के बाद असम में मंत्री बने और बाद में केंद्र सरकार में भी मंत्री पद पर रहे, उन्होंने जिन्ना से कहा था कि हम असम को चांदी की थाली में रखकर आपको सौंप देंगे। बाद में जिन्ना ने भी कहा था कि असम मेरी जेब में है। तो वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया। जिन्ना की मुस्लिम लीग से आजादी के बाद कांग्रेस में आए मोइनुल हक चौधरी जैसे नेताओं के सर पर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता फखरुद्दीन अली अहमद का हाथ था। आरोप तो यह भी है कि उस घुसपैठ को फखरुद्दीन अली अहमद का समर्थन प्राप्त था। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जो बाद में जाकर इस देश के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने ही इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में बतौर राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी थोपी थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का, जिसका नाम है बी.के. नेहरू। और बी.के. नेहरू ने यह किताब लिखी है, नाइस गाइज फिनिश सेकंड। आपको बता दूं कि बी.के. नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बी.के. नेहरू 1968 से
1973 तक असम के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने अपनी इस मशहूर किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में यह आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर इंदिरा सरकार से खारिज करवा दिया। बीके नेहरू अपनी इस किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड के पेज नंबर 543 पर लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ यह कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और डी.के. बरुआ ने दिल्ली में जाकर यह शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। दिल्ली यानी केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। तो सुना आपने इंदिरा गांधी के चचेरे भाई बीके नेहरू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। अब इस कड़वी सच्चाई को पीएम मोदी ने एक बार फिर असम में दोहराया है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक हैं और इसीलिए कांग्रेस इन्हें बचाती रही है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उस हस्ती के बारे में जिसने गणित को किताबों से निकालकर बना दिया कमाल। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो आज 22 दिसंबर है। आज का दिन उस हस्ती को नमन करने का दिन है जिसने गणित को किताबों से निकालकर कमाल बना दिया। यह दिन उस विलक्षण प्रतिभा को समर्पित है जिसने गणित को सिर्फ अंकों का खेल नहीं बल्कि जादू बना दिया। वो थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में जन्मे रामानुजन ने बहुत कम उम्र में दुनिया को अपनी असाधारण प्रतिभा का एहसास करा दिया था। उनकी जयंती को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। तब से यह दिन गणित के महत्व और मानव विकास में उसकी भूमिका को रेखांकित करने का प्रतीक बन गया। रामानुजन की जिंदगी जितनी छोटी थी, उनका योगदान उतना ही विशाल है। मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और रामानुजन ने अपने जीवन में 3000 से ज्यादा गणित के सूत्र, प्रमेय और अनंत श्रृंखलाएं दी। आज भी वैज्ञानिक और गणितज्ञ उनके कई सिद्धांतों को पूरी तरह समझने और हल करने में जुटे हुए हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तरक्की